विद्यार्थियों, आज का जो ये लेक्चर है ये मेनली 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हम बेटा लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम 10th के। तो मैं क्या क्या कवर करूंगा इस चैप्टर में? बेटा ये चैप्टर आपके बोर्ड के लिए तो है ही, जो मैं कंटेंट कवर करने जा रहा हूँ। बाकी ये कंप्लीट आपका जो भी एनटीएससी लेवल पे एग्जाम होने वाला है 10th में, और फाउंडेशन लेवल की जो प्रिपरेशन होती है उस लेवल पे पूरा कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर को। तो टाइम लगेगा, वीडियोस भी काफी सारे होंगे इसके, क्योंकि कंटेंट काफी सारा है इसमें। फाउंडेशन लेवल पे और एनटीएससी लेवल पे सारा 1 बाय 1 देख लेंगे हम, और इतना अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आएगा कि आपके इसमें मास्टरी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, आई एम प्रदीप कुमावत, IITian। चलिए बेटा, तो शुरू करें आज की कहानी को। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट कर चुका हूं लेक्चर सीरीज में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यदि आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आपको लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आप लाइट देख सकते हैं, और बाद में इसके बाद में भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत में ही मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। आपको पता होगा कुछ बातें ऐसी कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट। लाइट के बिना हम एक्चुअल में देखा जाए तो लाइफ की एक्चुअल में इमेजिन भी नहीं कर सकते लाइफ को भी, क्योंकि लाइट ना हो तो काफी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। लाइट से कितने काम चलते हैं। सो सिंपल बात में बात करूं मैं तो आपको जब भी बोलूं तो आपसे पूछा जाए लाइट है क्या, तो आप बोलोगे कि कोई ऐसा सब्सटेंस या मतलब ऐसी कोई एनर्जी है, फॉर्म है जो हमें देखने को या जिससे हम किसी दूसरी चीज को देख पाते हैं। बात सही है आपकी कि कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं या काफी सारे अदर वर्क कर पाते हैं। क्यों? लाइट इज अ सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन बेटा। प्लांट्स में प्लांट्स लाइट एनर्जी को ही यूज करके क्लोरोफिल वगैरह से कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को। तो यदि लाइट ना होती तो लाइफ का इमेजिन पॉसिबल कम होता है, बहुत रेयर होता, कुछ ना कुछ और तरीके से होता मे बी, बट जो वे अभी है वो तो पॉसिबल शायद नहीं होता। तो लाइट की इंपॉर्टेंस तो सबको समझ में आती है। यदि ना हो तो हम कुछ देख ना पाए, और उसके बिना लाइफ कैसी रहेगी सोच के देखिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लाइट की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये चैप्टर भी इंक्लूड किया जाता है हमारे सिलेबस में, ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी रहे। लाइट है क्या, किस तरह से लाइट की प्रॉपर्टीज है, क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात सर, ये तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो सबसे पहले बात आई कि सर हमें देखने के लिए लाइट की नीड होती है। बिल्कुल होती है। तो एक स्टेटमेंट बोलता हूं बेटा मैं, क्या लाइट नेसेसरी है किसी को देखने के लिए? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। मान लो कि आप ऐसे बैठे हो, सामने मेरी क्लास चल रही है, आप सामने बैठे हैं, तो आपको मैं बोलूं आपका ध्यान बोर्ड की तरफ है, क्या आपके पीछे लाइट की अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल है। लाइट जरूर आपके पीछे अवेलेबल है, लेकिन क्या आप पीछे की चीजें देख पा रहे हैं बिना अपने मुंह को घुमाए? आप नहीं देख पाएंगे, या तो खुद घूमे या मुंह को घुमाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक ऐसे नहीं पलटोगे, ऐसे नहीं जाओगे, पीछे का दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक बात समझने की है कि लाइट तो प्रेजेंट थी वहां पे, लाइट है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है भाई? तो समझने की बात है ये भी कि लाइट होने के बाद भी देख नहीं पा रहे, तो क्या वजह हुई? तो बेटा देखो, देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो दो बातें एक साथ अप्लाई होती है। पहली बात तो लाइट का प्रेजेंट होना चाहिए वहां, बिल्कुल सही बात है कि लाइट वहां होनी चाहिए। दूसरी बात कि उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट रेज गिरी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आई तक पहुंचनी चाहिए। क्या मेरी बात सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है वो यदि रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे इधर बात कर रहा हूं कैमरे की तरफ, तो पीछे बोर्ड पे क्या लिखा है मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जो लाइट रे गिर रही है वो सीधा रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रही है, मेरी आंखों पे नहीं आ रही है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दो नेसेसरी कंडीशन हुई। केवल लाइट से काम नहीं चलेगा, लाइट होगी तो भी जरूरी नहीं आप देख पाए, वो लाइट का ऑब्जेक्ट पे गिर के उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आना होगा, तब हम देख पाते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद ब्रेन प्रोसेसिंग वगैरह करता है, दैट इज अ पार्ट। बट क्या इतनी बात समझ आई सभी बच्चों को? ये समझ आया तो आइए शुरुआत करते आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से आप सब बच्चे आंसर कर पाओगे कि क्या वजह है और क्यों लाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं, या क्या नेसेसरी कंडीशन से किसी को देखने के लिए। चलिए तो बच्चों पहला टॉप कंसेप्ट देखते हैं कि डेफिनेशन की बात करें हम, तो दो वे में डेफिनेशन दी जाती है बेटा। पहला होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स,
जो मैंने बात की अभी कि एक फॉर्म है एनर्जी की जिससे हम क्या होता है कि सबको देख पाते हैं। आपको भी पता है सब बातें, बट जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैंने ऐड किया कि लाइट का होना केवल सफिशिएंट नहीं है। क्या केवल लाइट होने से हम किसी को देख सकते हैं? नहीं, उससे टकरा के लाइट भी आनी चाहिए हम तक, तब हम उसे देख पाते हैं। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? आनी चाहिए सभी को समझ में। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो इसका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट आप देखते हो बेटा नेचर में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, कितनी फास्ट पहुंच जाती है सन से अर्थ तक, अराउंड 8 मिनट्स लगते हैं इसको, कुछ सेकंड्स, तो इतनी फास्ट चलती है और इसका नेचर है। तो एक्चुअल में लाइट का नेचर जो होता है वो ड्यूअल नेचर रहता है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं, धीरे धीरे उसको भी समझेंगे हम। तो सबसे पहला आता है कि लाइट की सेकंड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए वो क्या है? दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो इस पे अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। आप तो जस्ट थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ी क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इसको, तो अभी इस पे चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सिंपली बोलूं तो बेटा एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है ये, ठीक है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। तो ऐसा पार्ट जो हमें दिखाई दे उसी को हम लाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि लाइट क्या है? जो हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। सो ये इसकी वेव की तरह की डेफिनेशन हुई। मेरी बात समझे सभी बच्चे? चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो बस बेसिक हमें डेफिनेशन पे ध्यान देना है। अब बात पूछते हैं कि सर कौन सा पार्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेटा होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने 9th क्लास में बेटा सिंपल वेव वगैरह पढ़ी है, साउंड वेव या इस तरह से बेटा आपने वेव के बारे में पढ़ा, साउंड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा। बाकी हम वेव की बात करें तो किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा एक इक्वेशन, दैट इज नोन एज v इक्वल टू एफ लैम्डा। आप सब बच्चों को पता होगा, जहां v है वेलोसिटी, f है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। तो किसी भी वेव को यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, आई कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स। इनकी हेल्प से हम वेव के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो ध्यान देते हैं, तो लाइट जो आई बेटा उसका दोनों नेचर देखने को मिला। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपसे साथ में थोड़ा सा शेयर करूं। तो बेटा क्या हुआ, बहुत पहले साइंटिस्ट थे हाइजन नाम से, ठीक है। एक ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी के लिए ध्यान में रख लेना। तो हाइजन नाम से साइंटिस्ट थे काफी पहले। तो हाइजन ने क्या किया बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे थे हाइजन के। अच्छा, उससे भी पहले मैं बात करूं तो एक्चुअल में हाइजन के साथ सी बातें हैं। तो हाइजन ने एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और उसी समय के आसपास क्या न्यूटन के भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे लाइट पे। अच्छा, तो क्या न्यूटन का नाम यहाँ भी है सर? बिल्कुल है। आप हायर क्लासेज में आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको बताऊंगा कि न्यूटन के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इस पे, इवन टेलीस्कोप वगैरह में भी न्यूटन का नाम आता है। तो वो सब बातें देखेंगे वो आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे ऑब्वियसली, बट जनरली न्यूटन के भी काफी एक्सपेरिमेंट्स थे। तो न्यूटन ने बेटा क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो एक तरह के क्वांटा की फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में है, ठीक है। अब इधर न्यूटन ने बोल दिया कि पार्टिकल की फॉर्म्स में है लाइट, और न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन की बात को माना गया। बट उसी समय के आसपास हाइजन नाम से साइंटिस्ट हुए। हाइजन ने क्या बोला बेटा, हाइजन ने बोला कि हमारे पास जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर या उसका वेव नेचर भी होता है। हाइजन ने बोला, हाइजन ने बोला कि पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट का वेव नेचर है। और उन्होंने वेव थ्योरी वगैरह भी दी लाइट की, वेव फ्रंट वगैरह। बट सिंपल बोले तो वेव थ्योरी या वेव नेचर हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। बट फॉर द टाइम बिंग समझो कि दो नेचर दिए, एक पार्टिकल एक वेव। इस पे बहुत टाइम से क्या हो रही थी, फाइट होते आई है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं न्यूटन हाइजन से रिलेटेड फाइट होगी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा टाइम हुआ, आगे बढ़े। अब क्या हुआ बेटा जी कि यहाँ पे सपोर्ट में कौन आ गया हमारे पास में, कि न्यूटन की थ्योरी चल रही थी और इसकी भी थ्योरी चल रही थी हमारे पास में, कि लगभग मान रहे थे, बट न्यूटन की ज्यादा प्राथमिकता थी तो लोग इसको ज्यादा मानते थे, पार्टिकल को। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करने की सीरीज में आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने क्या किया बेटा, आइंस्टीन भी बड़ा नाम साइंटिस्ट में। तो आइंस्टीन ने बेटा क्या किया कि आइंस्टीन ने हमारे पास में ये किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने क्लियरली प्रूव करके दिखाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल और केवल पार्टिकल नेचर से पॉसिबल है, वेव नेचर से पॉसिबल नहीं है। ये कैसे, ये भी अपन अभी स्टडी नहीं करते हैं, बस ध्यान में रखना है थोड़ा सा, है ना। तो समझने के लिए लाइट की नेचर, क्योंकि बेटा जिसको पढ़ रहे हैं वही अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो उससे आगे तो कैसे बढ़ पाएंगे हम, ठीक है। सो ये बातें हुई
अच्छा, यंग नाम से भी साइंटिस्ट आया बेटा आइंस्टाइन से पहले। यंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दे दिया बेटा इन दो फिनोमिना का, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो यंग ने इंटरफेरेंस को बेटा प्रैक्टिकली समझा दिया और ये बोला कि ये पार्टिकल नेचर से प्रूव कर ही नहीं सकते आप, ये केवल वेव नेचर से प्रूव होगा। तो अब लड़ाई फिर से हो गई यंग वर्सेस आइंस्टाइन करके। अच्छा, आइंस्टाइन जब इस डिस्कवरी वगैरह कर रहे थे तभी मैक्सवेल नाम से साइंटिस्ट आए। मैक्सवेल का भी बहुत बड़ा नाम है, आपने एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा। मैक्सवेल ने प्रॉब्लम निकाली थी बेटा रदरफोर्ड के मॉडल में कि वो घूमते रहेगा तो गिर जाएगा, याद होगा आपको। तो मैक्सवेल का भी बहुत बड़ा नाम होता है एनर्जी के फील्ड में, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। अब इनका पलड़ा भारी था, तभी बीच में बेटा साइंटिस्ट आते हैं, आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो तो डिब्रॉय नाम से साइंटिस्ट आते हैं। डिब्रॉय एक नाम है उनका एक तरह से बाहर के लोगों के लिए, हम अपने इंडिया में डिब्रोगली करके बोलते हैं उन्हें। तो डिब्रॉय नाम से साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने बेटा इस लड़ाई को थोड़ा सॉल्यूशन दिया और उन्होंने एक्चुअल में इस पार्टिकल और ड्यूअल नेचर को इंटरलिंक कर दिया। दोनों नेचर्स को उन्होंने लिंक कर दिया। दोनों नेचर्स को लिंक करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि आप लड़ाई को मत करो, दोनों नेचर होते हैं लाइट के, और उन्होंने बोला कि दोनों नेचर हमें माननी चाहिए। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। कहा है समझ में? तो बहुत लंबे टाइम से लड़ाई थी बेटा, तो डी ब्रोगली के बाद में इसको टुकड़ों में बांट दिया गया और डी ब्रोगली के बाद से फिर हम मानते हैं कि दोनों नेचर होते हैं। जहां कई जगह ऐसी होती है जहां पार्टिकल सेटिस्फाई करता है, कई जगह ऐसी होती है जहां वेव नेचर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आया समझ आप सबको? चलिए तो देखते हैं। तो वेव नेचर बेटा v इक्वल टू एफ लेमडा, वेव की इक्वेशन होती है। देखो बेटा, जब भी कभी वेव की बात होती है तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, पहला होता है वेवलेंथ और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो बेटा लाइट की होती है वो होती है अप्रोक्स। अब देखो ये सब बुक्स में अलग अलग डेटा मिलता है आपको, तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले ली है 400 टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, सो लगभग इतनी वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो किसमें आती है? विजिबल रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और वो हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, अच्छा तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम को बेटा शॉर्ट में हम इससे डिनोट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखोगे, विजिबल स्पेक्ट्रम को हम दिखाते हैं बेटा इस विबग्योर से। ठीक है, वी का मतलब आप सबको पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स मेनली होते हैं जो व्हाइट लाइट को बनाते हैं। ये सातों कलर मिलके किसको बनाते हैं? एक्चुअल में व्हाइट लाइट को 7 कलर मिलके बनाते हैं, और यही मेनली पार्ट होते हैं किसका? विजिबल का। जो कलर्स है, जो लाइट हमें विजिबल होती है वो इन 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन ही होती है, और इन सातों से मिलके सब कुछ बनता है। क्या बात समझ पाए सभी बच्चे? कि जो विजिबल होगा वो इन 7 का कॉम्बिनेशन और इनसे ही मिलके आगे सारा बढ़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, वेव नेचर v इक्वल टू, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो वेलोसिटी, तो लाइट की वेलोसिटी होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड नोन टिल टाइम। ठीक है, अभी तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड है जिससे कोई चल सकता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, ये फिनोमिना मेनली बेटा जैसा मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को मेनली एक्सप्लेन करता है। ये फिनोमिना उसकी हेल्प से एक्सप्लेन नहीं होता है। अच्छा, हम बट ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ेंगे। ये फिनोमिना बेटा दोनों से एक्सप्लेन होते हैं, पार्टिकल से भी होते हैं और वेव से भी होते हैं। वेव से एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे 12th क्लास में। 10th क्लास में हम मेनली कौन सा नेचर पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर। हम मेनली वेव नेचर पे नहीं जाएंगे। 10th क्लास में हम मेनली फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा पार्टिकल नेचर पे। बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी जैसे स्नेल्स लॉ में, वहां थोड़ा वेव नेचर का डिस्कशन करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। चलिए, सो पार्टिकल नेचर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आप सबको पता? पार्टिकल है तो मास होगा, मास है तो मोमेंटम भी होता है बेटा पार्टिकल का, और वेलोसिटी जो है वो इसी के बराबर होती है। सेम का मतलब क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, मेनली एक्सप्लेन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब है क्या, इतनी टेंशन नहीं करनी, एक डिस्टिंक्शन के लिए बता। बाकी दोनों नेचर जो है ये दोनों के दोनों नेचर एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास में रिफ्लेक्शन को एंड रिफ्रैक्शन को। तो इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है हमें, ये दोनों नेचर एक्सप्लेन करते हैं, बट हम इसको पढ़ने वाले कौन सा है? ये वाला नेचर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इतना आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब कुछ स्पेसिफिक बातें देख लेते हैं बेटा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। क्या कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में।
अब आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्यों, लाइट तो किधर भी ट्रेवल कर सकती है। बेटा जो एक राइट रे होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ ही मानते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों सर, कि क्यों हम मानते हैं कि एक जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। तो बेटा समझो इस बात को, लाइट की स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है बेटा, सोच के देखो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यदि लाइट वेव यहां था, कोई पार्टिकल या वेव समझो, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वहां पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। सोच के देखो, इतनी मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसको यदि 10⁻⁻8 सेकेंड से भी मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो 3 मीटर पहुंच जाएगा उतने सेकंड में भी। और इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारी आंखें इतनी क्या, इससे कम में भी हमारी आई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं कि लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि हमारी नॉर्मल आई या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स तक इतना डिस्टिंग्विश, इतना फास्ट नहीं कर पाते कि इतनी सी देर में कहां पहुंच गया। तो इतनी तेज कोई चीज आपके सामने से गुजरेगी तो क्या वो आपको स्ट्रेट लाइन लगेगी कि नहीं, बस सोच के बताओ। कि बहुत तेज कोई चीज आपके सामने से गुजरी तो आपको लगेगा कि सीधी गई है वो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में इस तरह से वजह से प्रैक्टिकली वो ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। क्या बिल्कुल समझ पाए या नहीं समझ पाए? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए समझ। चलिए दूसरा देखो, फ्रीक्वेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा होता है क्यों है बेटा, तो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। तो जब तक हम सोर्स चेंज नहीं करेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम से। ऐसा क्यों? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, और सोर्स की प्रॉपर्टी होती है इस वजह से बेटा सोर्स ही चेंज नहीं हो रहा। अब आप एक लाइट पकड़े हुए हो टॉर्च और उससे लाइट डाल रहे हो पानी में, अब पानी के अंदर जाने पे ऐसा थोड़ी आपकी लाइट चेंज होगी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी उस लाइट से निकल रही है वही पानी में भी होगी। या पानी में आपने फाउंटेन शो देखे होंगे, तो वहां से जब पानी बाहर निकल रहा होता है और लाइट अंदर लगी होती है, तो ऐसा होता है कि लाइट अंदर तो ग्रीन लगी हुई है, बाहर लाल दिख रही है। अरे वाह सर, देखो जादू सर, अंदर ग्रीन लाइट लगाई हुई है, बाहर में रेड कलर का दिख रहा है। अरे यार ऐसा कैसे कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्यों नहीं होता बेटा? सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। और ऐसा होता तो जादू हो जाता, लोग पता नहीं कौन सी लाइट लगाते, थोड़ा पानी वानी बीच में ले आते, अरे वाह भाई दूसरा कलर बदल गया, कोई और मटेरियल लाओ, कुछ और कलर हो गया, वाह मजा आ गया, है ना? तो ऐसा सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और क्यों नहीं होती ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, v एंड लैम्डा डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ डिपेंड करती है मीडियम पे। अब आइए मेनली हम लाइट के बिहेवियर को समझते हैं। तो बेटा समझो, ये है एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, ठीक है। दिस इज अ सरफेस जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। बेटा मीडियम को कैसे दिखाते हैं? n1 n2 जो वैल्यूज है ये क्या है, थोड़े टाइम बाद आपको समझ आ जाएगा, डरना नहीं है अभी कुछ भी, हमें तो कुछ बेसिक बातें करनी है। तो बेटा किसी सरफेस पे लाइट आके जो गिरती है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं एक्चुअल में। जब भी किसी सरफेस पे लाइट आके गिरेगी तो उसके पास में तीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, सभी बच्चे देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन उसके पास में होता है एब्जॉर्ब का, कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है रिफ्लेक्ट का, कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन होता है उसके पास रिफ्रैक्ट का, या फिर बेटा इसको बोलते हैं ट्रांसमिट, ठीक है। तो समझो ध्यान से, ये लाइट आई यहां गिरी, अब क्या होगा, कुछ पार्ट तो इसका सरफेस बेटा एब्जॉर्ब कर लेती है, जमीन गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा। तो कैसे गर्म हुई, कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। आ रही है बात समझ में? काला कलर होगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ पार्ट इसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब उसी मीडियम में चला जाना। इनको डिटेल में देखेंगे, अभी मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, वो बस ध्यान देनी है हमें। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो लाइट रे आई उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, जो लाइट रे बेटा उसी मीडियम में वापस गई उसको बोलता है रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट रे दूसरे मीडियम की तरफ चली गई उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या इतना बात समझ आया सबको? नहीं आया तो मुझे पॉज करके बता दे बेटा, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कंसेप्ट हमें समझ आया या नहीं आया। तो लाइट रे आने आगे जाने की और इस तरह से तीन बिहेवियर हो सकते हैं, और तीनों देखने को मिलते हैं नेचर में।
हम एक बार में एक ही स्टडी करते हैं, तीनों साथ स्टडी नहीं करते हैं। और इवन एब्जॉर्प्शन तो हम स्टडी भी नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात बताई बेटा आपने। तो यहां से आगे बढ़ते समझ आ गया हमें जी। चलो यहां समझो बेटा कि जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी वेलोसिटी है v1, λ1 इसके क्या है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी f। अभी मैंने थोड़ी देर बताया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम बदलने पे, तो यहाँ भी जो है वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यहाँ बेटा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, आप सभी ध्यान देंगे बच्चे, कि मैं इस मीडियम के लिए क्या लिख सकता हूँ, मीडियम 1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू f λ1। अगेन इसको इक्वेशन 1 बोल दो। मीडियम 2 के लिए क्या लिख सकता हूँ, v2 इक्वल टू f λ2, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। क्या सेकंड मीडियम के लिए भी लिख सकता हूँ, f तो चेंज होती नहीं है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो बेटा जैसे ही आप 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे आपको नजर आएगा कि एक रिलेशन आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। क्या, v1 बाई v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, यदि मीडियम वगैरह चेंज हो रहा है तो देखो यदि जिस मीडियम में v1 ज्यादा है उसका λ भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो यही सारी बातें हमारे को ध्यान में रखनी है। गुड, तो आई होप ये जो भी कुछ है वो आपको समझ आया होगा। आप एक नोटबुक में इससे नोट्स बनाए, जो भी मैंने समझाया उसको अपनी भाषा में लिख ले, ताकि आप कभी भूले नहीं उसको। एक बार आप लेक्चर को और देख लेते हैं, यदि समझ कम आता है तो एक बार दोबारा देखें, तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं बचेगा हमें। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को देखते हैं। चलो बच्चों हमारे बेसिक्स को ही आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम प्रीवियस में देख चुके हैं, उससे आगे देखो सोर्सेज ऑफ लाइट, ऑप्टिकल मीडियम, रे, एटसेट्रा, कुछ डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब भी हमें जानना है। तो सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ लाइट। आप सबको पता है सन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे। सन की वजह से ही एक तरह से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है हमारे अर्थ पे, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो दिन में तो हमें सन से मिलता है, नाइट में जो स्टार्स बेटा खुद से ब्लिंक करते हैं उनकी भी लाइट होती है। स्टार्स के खुद की लाइट है, लेकिन वो इतना दूर होते हैं सन के मुकाबले, काफी दूर है, तो इस वजह से उनकी लाइट का इफेक्ट धरती पे बेटा नहीं आता है। ठीक है, सो दैट इज फाइन। सो सन और स्टार्स वगैरह हो गए। अच्छा, क्या जरूरी है कुछ अपनी लाइट से होते हैं? नहीं, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, बट सन की लाइट से वो हमें दिखाई पड़ता है। चलिए आर्टिफिशियल कौन हो जाएंगे? जो मैन मेड बने हुए हैं, मेंस ने बनाया आर्टिफिशियली। सो बल्ब, टॉर्च, ट्यूब लाइट आपकी, या किसी भी तरह की एलईडी, सीएफएल, व्हाटएवर इट इज, है ना, वो सब किस में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए, तो दोनों बात समझ आ गई। सोर्सेज की बात करें तो ठीक है। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है बेटा? वो सब्सटेंस जिससे लाइट पास होके जाती है और जिससे उसकी एनर्जी इंटेंसिटी में ज्यादा लॉस ना हो, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, अच्छा, क्या बिल्कुल लॉस नहीं होता? विदाउट मच कर लो यहाँ पे ना, विदाउट मच लॉस इन इंटेंसिटी। तो क्या बिल्कुल लॉस नहीं होता? नहीं, लॉस तो होता है थोड़ा बहुत, जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो उतना ज्यादा अच्छा हमारा ऑप्टिकल मीडियम होगा। लॉस जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा ऑप्टिकल मीडियम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे आई ग्लासेस, तो बेटा यदि आई ग्लास से टकरा के लाइट यदि वापस चली जाती है, या लाइट बेटा हमारे अच्छे से ट्रेवल नहीं करती, तो हमें दिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस वजह से ऑप्टिकल मीडियम कैसा होता है? जो कम से कम लॉस करे। ठीक है, एग्जांपल्स वाटर, एयर, ग्लास एटसेट्रा। ठीक है, चलिए रे ऑफ लाइट। अब देखो बेटा क्या हुआ कि हम पेपर पे यदि लाइट को दिखाना है, तो मैंने आपको समझाया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी समझाया क्यों करती है। तो देखो जब मुझे पेपर पे बनाना होता है, तो मान लो लाइट रे इधर से इधर आ रही है, ठीक है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा रे को, ये रेज है हमारे पास में कि लाइट ऐसे आ रही है। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो इनको सबको क्या एक सिंगल लूं तो उसको बोलता हूं रे। और इस तरह की बेटा बहुत सारी रेज को हम ग्रुप कर दें, तो इसको यदि मैं ग्रुप कर दूं, ठीक है, तो इनको यदि ग्रुप कर दे तो इस ग्रुप को बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। बात ध्यान से समझो कि यदि सिंगल लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एरो से, एरोड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा यदि मैं लाइन को ऐसे बताऊं, या तो ऐसे करते हैं या ऐसे लिखा देते हैं, तो लाइट उस तरफ जा रही है।
यदि इस तरह से दिखाऊं तो लाइट ऐसे आ रही है बात समझ में, तो एरो डायरेक्शन को बताता है। और यदि बहुत सारी रेज को एक साथ ग्रुप को ले लूं तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बात समझ आई सबको कि बहुत सारे ग्रुप को यदि ले लूं तो उसको बीम बोल देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया हमें। अच्छा देखो बेटा, तो बीम ऑफ लाइट बेटा बहुत सारी होती है, एक नहीं, जैसे कि ये खूब सारी लाइट्स होती है हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लाइट्स होती है एक दिन में। तो एक्चुअल में वेवलेंथ छोटी है तो छोटे से में भी बहुत सारी आ जाती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ऑप्टिकल मीडियम, रे, बीम वगैरह सारी बातें। अब आगे देखो बेटा, कुछ मटेरियल्स के टाइप होते हैं हमारे लाइट के बिहेवियर के बेसिस पे। तो जनरली हम 3 टुकड़ों में बांटते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, आप सबको पता होगा कि जिसके आर पार लाइट अच्छे से चली जाए विदाउट लॉस। तो जैसे कि कांच एक अच्छा एग्जांपल उसका, जिससे लाइट आर पार चली जाती है मोस्ट ऑफ द लाइट। सो ग्लास एक अच्छा एग्जांपल हो गया। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, सबको पता है आपको बच्चों ये डेफिनेशंस। तो ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा ध्यान देना, जो पार्शियल लाइट को ट्रांसफर करे, जिससे लाइट क्या होती है, पार्शियली ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में बेटा कर्टेन्स, पर्दे लगे होते हैं खिड़कियों पे, तो क्या कांच से लाइट है या पूरी, बहुत यदि पर्दा जितना डेंस है उस पर डिपेंड करेगा, तो लाइट उससे थोड़ा कम आती है, वो पूरी लाइट को जैसे एक साथ नहीं आने देता। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, पर्दे वगैरह होते हैं। पेपर हमारा, बेटा अपना पेपर उठा लो नोटबुक का और उसको ऐसे करके देखो, तो पूरी लाइट जितनी उस पर गिरेगी उतनी आर पार नहीं आएगी। ठीक है। ओपेक, ओपेक क्या होते हैं, जो बिल्कुल भी पार नहीं होने देते, जैसे दीवार, उस तरफ सनलाइट होगी तो इस दीवार से क्रॉस होकर सनलाइट नहीं आ सकती। तो अपने घरों की जो दीवारें होती है उनसे क्रॉस होकर सनलाइट नहीं आ सकती, इसीलिए तो विंडो वगैरह बनाते हैं रूम में। इसी तरह बेटा बोलूं तो डोर, दरवाजे हो गए अपने घरों के वुड के। अच्छा, कांच का दरवाजा बना रखा और बोलोगे सर ने तो बोला डोर है ना, तो मैं लिख ही देता हूँ ना, नहीं तो आप बोल दोगे कि हाँ सर हमारे घर में तो कांच का दरवाजा, उससे तो लाइट आती है बाहर। तो वुड का यदि डोर है तो उससे लाइट नहीं आएगी। तो ये सारी बेसिक बातें हैं। अच्छा, कई बार आपको बीम ऑफ लाइट के भी टाइप्स दिए होते हैं, जैसे कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, तो वो सब तो बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं बेटा। पैरेलल बीम, तो ये पैरेलल बीम हो गई। देखो लाइट, सारी लाइट्स आके एक जगह आ जाए, ये देखो इस तरह से, तो बहुत सारी लाइट्स यदि एक ही जगह आ जाए तो उसको बोल देते हैं हम कन्वर्जिंग बीम। ध्यान रखना है, कुछ नया वो नहीं है, तो दिस इज कन्वर्जिंग बीम। इसी तरह अलग अलग हो जाए तो इधर एरो लगा दूं तो डाइवर्जिंग बीम। समझ गए सभी बच्चे? तो ये सारा बेसिक्स आज का लेक्चर था, काफी बेसिक लेक्चर है। आपका जो भी फीडबैक हो वो प्रोवाइड करें हमें इस पे। तो बिल्कुल बेसिक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और इफ देयर इज एनी फीडबैक यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लग रहा है आपको और क्या चाहिए, स्पीड कैसी है, वो सारी बात भी आप बताएं। थैंक्स।